राज्य के हैं लेकिन पहचान एक राष्ट्रीय नेता की है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त एजेंडा आज तक में हमारे साथ हैं। स्वागत है योगी आदित्यनाथ आपका आज एजेंडा आज तक में। धन्यवाद जी। देखिए 135 करोड़ लोगों के हित में और भारत की एकता और अखंडता के हित में जो भी कड़े और बड़े निर्णय करने की आवश्यकता थी या है, वह क्षमता केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। विगत 6 वर्षों के दौरान यह केंद्र में मोदी सरकार ने यह करके दिखाया है। आपने इस चीज को देखा होगा कि पहले कार्यकाल के 5 वर्ष नए भारत की नींव को सुदृढ़ करने के 5 वर्ष का एक सुनहरा कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल का पहला वर्ष आज जब पूरा हो रहा है तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पूरी कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पिछले 1 वर्ष के दौरान जो फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने लिए हैं, वह वास्तव में अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं। भारत के हित में, भारत की 135 करोड़ लोगों के हित में, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले हैं। ये कड़े और बड़े फैसले हैं। 135 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रख करके लिए गए फैसले हैं और इसी को लेकर के चुनाव में हम लोग कहते थे कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और वह मोदी जी ने पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान और दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान ये सब करके दिखाए हैं। इसलिए यह ऐतिहासिक दिन है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। देश के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को और उन शुभचिंतकों को जिनकी वर्षों से तमन्ना थी, उन सपनों को साकार करने होने के अवसर पर उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। योगी जी, कार्यकर्ताओं की तो तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन क्या देश के लोगों की तमन्नाएं पूरी हो रही हैं इस सरकार से? आप थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं कि आप बीजेपी के नेता, जब प्रधानमंत्री, आप देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बतौर एक मुख्यमंत्री आप केंद्र की सरकार के कामकाज का एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी सत्ता के प्रमुख का दायित्व बनता है कि वह फैसला लेते समय समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान में रख करके सर्वसमावेशी और सर्वहितकारी निर्णय ले। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एक निर्णय सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित रहे हैं। प्रारंभ से ही आप देखें, उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया था। जब 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि इस देश के गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके फैसला लेगी। और आप देखते होंगे कि पूरे इस अभी कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, समय से लिए गए फैसले का परिणाम रहा है कि भारत ने इस संक्रमण को काफी हद तक रोकने में मदद की। एक, भारत के अंदर मौत के आंकड़े न्यूनतम हैं। 2, तीसरा, जो निर्णय 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए
आज वह जमीन पे दिखाई देते हैं जब 80 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। चाहे वह वन नेशन पोर्टेबिलिटी का धाम यानी वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को पूरे देश के अंदर लागू किया जाता है, और उत्तर प्रदेश का प्रवासी महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटक में उत्तर प्रदेश का जो प्रवासी है वह अगर वापस उत्तर प्रदेश में आता तो उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जो उसका कर्नाटक का बना है या देश के अंदर किसी अन्य राज्य का बना है उससे उत्तर प्रदेश में भी उसको लाभ मिल सकता है। जब ये लाभ लेता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके ले गए उन कड़े निर्णयों का परिणाम है कि जिसका लाभ गरीब को मिल रहा है। देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने का हो या देश के युवाओं के लिए स्टैंड अप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मेक इन इंडिया की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना लागू करने का हो, जनधन अकाउंट में इस कोरोना संकट के समय 20 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 3 बार 500 रुपए जा चुके हैं। 8 करोड़ किसानों के खाते में अब तक देश के अंदर 12 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की तीसरी किस्त जा रही है। इसी प्रकार से जनधन अकाउंट, इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना से आच्छादित होने वाले 8 करोड़ से अधिक उन सभी गरीबों को एक रसोई गैस का सिलेंडर पिछले 3 महीनों से लगातार मिल रहा है। ये वे निर्णय हैं जो जनधन अकाउंट खोल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए। आज उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगारों के बारे में आप देख रहे होंगे कि 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आया है, लेकिन हर एक के पास अपना आवास है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को आवास की सुविधा का लाभ दिलाया है। इसलिए अगर वह कहीं उसका काम छूटा है तो गांव में आ रहा है, राशन कार्ड उसके पास मौजूद है, शासन की सुविधा का लाभ उसे उपलब्ध कराया जा रहा है, और इन सुविधाओं का परिणाम है कि आज वह यहां पर या देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में इस कोरोना संकट के समय में भी वह पूरी तरह अपने को एक सुरक्षा का भाव महसूस कर रहा है। एक प्रधान सेवक और एक प्रधान संरक्षक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सुदृढ़ भारत की नींव इस रूप में रखी, एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिला को ध्यान में रख करके जो नीतियां बनाई, उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। राज्य इस रूप में उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता की स्थिति होती जब 30 लाख प्रवासी कामगार एक साथ प्रदेश के अंदर आते, हमारी स्थिति बहुत खराब होती। लेकिन कोई समस्या यहां पर वर्तमान में नहीं है। हर व्यक्ति होम क्वारंटाइन में या क्वारंटाइन सेंटर में है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में बेहतर तालमेल है। सभी लोगों को राशन किट मिल रहे हैं, सभी को खाद्यान्न मिल रहा है, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, सभी को भरण पोषण भत्ता मिल रहा है, हर प्रकार की सुरक्षा, आयुष्मान भारत में हर प्रकार के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे दी गई है। यह एक पक्ष, और दूसरा पक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ, महिला नारी गरिमा का सम्मान का और देश की उन भावनाओं के सम्मान पर जो भारत की संप्रभुता की गारंटी देने वाले हैं, और उन कार्यों को भी सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। जैसे ट्रिपल तलाक की प्रथा को समाप्त करने का कार्य, वर्षों से नारी गरिमा के लिए यह एक चुनौती बनी हुई थी और सबके माथे पर एक कलंक लगा हुआ था। 3 तलाक की कुप्रथा, एक झटके में वर्षों के इस कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य और एक साहसिक और एक कड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया। लेकिन योगी जी, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला और भारत के अंदर आतंकवाद का प्रतीक कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय 70 वर्षों के बाद लिया गया, तो उस निर्णय के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का साहसिक कदम और राष्ट्रहित में लेने जाने वाले कड़े निर्णय का परिणाम है कि आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और कश्मीर में 15 वर्षों से रहने वाले लोगों को भी वहां के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। 500 वर्षों से देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग पर आजादी के बाद भी कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल
राजनीतिक रोटियां सेक रही थे, वो इसको पूरा नहीं होने देना चाहते थे, न्यायालय से निर्णय नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन आज वह निर्णय हो पाया है, इसलिए क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और न्यायालय को इस बारे में कि यह फैसला समयबद्ध ढंग से हो, न्यायालय इस मामले में फैसला कर सके, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने थे, समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। उसका परिणाम है कि 9 नवंबर को यह फैसला भी आया और सर्वसम्मति फैसला आया। 5 जजेज इस फैसले को करते हैं, सर्वानुमति से फैसला करते हैं, यह भी फैसला हुआ। और यही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू या अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को जिनका वहां शोषण हुआ है, जिन पर अत्याचार हुआ है, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता वर्षों से प्राप्त करने की उनकी जो तमन्ना थी, इसको भी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, उस सपने को साकार करने का कार्य भी अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और उनकी पूरी कैबिनेट का अभिनंदन करूंगा। 1 वर्ष का यह कार्यकाल देश के लिए भी, प्रदेशों के लिए भी और 135 करोड़ लोगों के हित में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और सचमुच यह देश के लिए युगांतरकारी साबित हुए हैं। भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने में मील के पत्थर साबित हुए, ये फैसले साबित होने जा रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने खुद ही बता दिया कौन कौन से बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 1 साल में सरकार ने बड़ी मजबूती से काम किया। देश ने देखा भी, जहां साथ देना था वहां साथ भी दिया, जहां ताली बजानी थी वहां ताली भी बजाई। लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं आप केवल आइडियोलॉजिकल मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलते हैं। जीडीपी का आंकड़ा कल आया है और उसमें लॉकडाउन के केवल 7 दिन शामिल हैं, जो यह इशारा करता है कि देश की आर्थिक हालत कोरोना वायरस का अटैक होने से पहले ही गड्ढे में जाने की स्थिति में आ गई थी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले 6 महीनों के दौरान देश या दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी या एक प्रकार से आर्थिक सुस्ती का दौर चला है और मुझे लगता है लगभग 1 वर्ष से वैश्विक स्तर पर यह ट्रेंड देखा गया है। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह स्थिति रही और उन्हीं को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स के रेट पर काफी यहां पर रिबेट देने का कार्य भी किया था, उसका भी निर्णय लिया गया था। लेकिन अन्य देशों की तुलना में देखेंगे तो भारत के अंदर वह स्थिति फिर भी अच्छी स्थिति में रही है। हां, कोरोना संकट के दौरान इसके कारण थोड़ा समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन यह तात्कालिक है। मेरा यह मानना है आज हर राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो समय से लिए गए फैसले थे और हर नागरिक को जागरूक करने, कोरोना संकट से उभरने, इन चुनौतियों के साथ जूझने और इसके बीच में कार्य पद्धति को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को प्रारंभ करते समय इस बात को कहा था कि जान भी और जहान भी, उन दोनों को लेकर के कैसे चला जाना है। आज हर राज्य इस दिशा में अपने अनुसार फैसले लेने की स्थिति में है और मेरा मानना है कि हम लोग इन स्थितियों से उभरेंगे। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वह संकल्प पूरा होगा, कोई संदेह नहीं, समय से पूरा होगा। और राज्य सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें निश्चित ही इस फैसले में पूरी तरह भारत सरकार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए और इससे पहले कोई और कदम बढ़ाता आपने उस दिशा में कुछ प्रयास शुरू कर दिए। कुछ कंपनियों के साथ वेबिनार हुए, उसका कोई रिजल्ट, कोई ऐसी चीज जो आप देश के सामने रखना चाहें, आज रखने की स्थिति में है यूपी सरकार अभी? जी हां, क्यों नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के चौथे चरण को प्रारंभ करते समय जब आर्थिक पैकेज की घोषणा की तो उन्होंने कुछ चीजें की, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित हुआ तो इस आर्थिक पैकेज के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी और स्वावलंबन को जोड़ने की बात की। स्वदेशी को स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प देश के सामने रखा। ये आत्मनिर्भर भारत
इसको निर्माण करने के लिए कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, और लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उस मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने उत्तर प्रदेश के अंदर काम प्रारंभ किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर हमारे पास मौजूद है, और हमने उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्ष के दौरान कार्य किया था। हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति इसी के तहत थी, जिसमें हमने इसकी मैपिंग की थी, इसको नई डिजाइन दी थी, उसकी ब्रांडिंग की थी, उसकी मार्केटिंग की थी, और इसने हमारे एक्सपोर्ट को पिछले 3 वर्ष के दौरान 30% तक बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई सेक्टर का ही प्रदेश से करता है। ये एक उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है, और उस दिशा में हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास का परिणाम है कि जब पैकेज घोषित हुआ तो हम लोगों ने, जो हमारे यहां प्रवासी कामगार आ रहे थे, इनकी समस्या को समाधान करने, इनके समायोजन, इनके कल्याण के लिए यहां पर एक हम लोगों ने जो हमारा कामगार और श्रमिक के सेवायोजन और रोजगार के कल्याण से जुड़ा हुआ एक आयोग हम लोगों ने यहां पे गठित किया, और इस आयोग को गठन करने की प्रक्रिया के साथ ही हम लोगों ने उद्योग का सर्वे करने, उन लोगों के साथ उनके जो संगठन थे उनके साथ संवाद बना करके फिर उनके माध्यम से व्यवस्थित सेवायोजन और रोजगार की गारंटी को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कल ही हम लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, फिक्की के साथ, लघु उद्योग भारती के साथ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए कुछ अन्य संगठनों के साथ कल हम लोगों ने एमओयू किया है। 11 लाख लोगों को सीधे सीधे समायोजन करने का कार्य उनके माध्यम से ही प्रारंभ होने जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय क्या ये 11 लाख रोजगार की गारंटी है? मनरेगा के अंदर प्रतिदिन, हाँ गारंटी है, ये आज तत्काल इसकी मांग है, और हमने इसके लिए जितने हमारे पास 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, इन लोगों की मैपिंग हमारी पैरेलल चल रही है। होम क्वारंटाइन इनका पूरा होते ही हम लोग इन सभी लोगों को, इनकी अलग अलग कैटेगरी हम लोगों ने पहले से, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पहले से तय कर लिया है, और इनकी जहां पर आवश्यकता पड़ेगी स्किल डेवलपमेंट के इनके कार्यक्रम 1 सप्ताह का, 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का कार्यक्रम बना दिया है। इस दौरान हम उन्हें मानदेय देंगे, टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे, और फिर जो इंडस्ट्री जिस प्रकार की उनकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उन्हें उपलब्ध रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। आपके आर्थिक फैसलों को लेकर किसी ने विश्लेषण किया? मेरा ये मानना है 30 लाख नहीं, और उन्होंने लिखा आप ऐसे योगी हैं जो फेरारी दौड़ाना चाहते हैं, फेरारी कार दौड़ाना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के हाईवे पर, लेकिन अगर आप राज्यों से ये कहेंगे कि हमारा मजदूर लेना है तो पहले हमें यह बताओ कि उसको खाने को क्या मिलेगा, उसको रहने को कहां मिलेगा, उसको वेतन कितना दोगे, और फिर राज्य भी आप पर इस तरीके से शर्त लगाएंगे, तो एक संघीय ढांचे में यह चीज कहां तक चल पाएगी? देखिए मेरा क्या कहना, अभी तो ये 30 लाख प्रवासी कामगार यूपी में आया है, और मैं तो इंतजाम ये कर रहा हूं कि 30 लाख को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी मिल जाए। हमारा कार्य तो इस दिशा से है, लेकिन इसका स्किल डेवलपमेंट करना और इसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, ये मेरा दायित्व बनता है, और मैं इस कार्य को कर रहा हूं। हर एक कामगार, उत्तर प्रदेश के हर एक कामगार, हर एक श्रमिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देगी, और इस पर हम कार्य करने जा रहे हैं। उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसको सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का एक अवसर हम लोग देने जा रहे हैं, और इसी पर हम लोग फोकस किए हैं। हमने इसको बाध्यकारी नहीं किया है, लेकिन हम उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी निश्चित रूप से देंगे, और इसके लिए हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज के दिन पर हमारे पास, आप आश्चर्य करेंगे, प्रतिदिन अकेले मनरेगा में 40 लाख लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर आज से हम लोग, कल से हमारा नया ट्रेंड शुरू होने जा रहा है कि हम लोगों ने जल संरक्षण के कार्यक्रमों के साथ साथ वृक्षारोपण के एक बृहद अभियान को भी इस वर्ष अपने हाथों में लिया है, और ये सभी लोग जो भी होम क्वारंटाइन से बाहर आ रहा है, इन सबको
खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही इनको रोजगार भी उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदेश के अंदर हमारी संस्थाएं लगातार कर रही हैं। योगी जी, मेरा ये ये मानना है प्रदेश में रोजगार नहीं की है। भी और नौकरी की भी कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है उस सबके बावजूद अगर कोई बाहर जाना चाहेगा तो उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। ये एक अजीब सी विडंबना नहीं है कि जिस मनरेगा को एक बार आप लोगों ने कहा कि ये लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ फेलियर है, ये विफलताओं का जीता जागता मॉन्यूमेंट है, उसी मनरेगा में आज कितने रोजगार दिए, उसको बीजेपी की सरकारों वाले मुख्यमंत्री भी छाती ठोक कर बताते हैं कि इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और दूसरा सर, मेरा सवाल यह है, आप जब ये कह रहे हैं कि 30 लाख लोग वापस आए हैं, सर उसमें से एक बड़ी तादाद तो नोएडा गाजियाबाद से ही आई होगी, गुड़गांव फरीदाबाद से ही आई होगी। ये तो एनसीआर का हिस्सा या उत्तर प्रदेश का ही एक तरीके से हिस्सा। इन लोगों को भी वापसी वालों में गिनेंगे? इनको तो वहीं रहने देना चाहिए था, इनकी व्यवस्था तो वहीं हो जानी चाहिए थी। देखिए, उत्तर प्रदेश या फिर एनसीआर से जुड़े हुए लोगों को हमने इसमें काउंट नहीं किया है। ठीक, हमने उन लोगों को काउंट किया है जो उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं, जिनके लिए भारत सरकार के श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हम लोगों ने उनकी मदद ली, या फिर जिनके लिए हमने बसेज अलग से भेजी, या फिर अन्य कारणों से। याद रखना, उत्तर प्रदेश में पलायन बहुत कम हुआ, न्यूनतम हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन और बंदी के दौरान भी हमने लगभग 95 से 96% उद्योगों में मानदेय या वेतन दिलवाने का काम कराया। दूसरा, जिन उद्योगों के पास या जिन उद्यमियों के पास ये व्यवस्था नहीं थी, वहां पे खाद्यान्न या भोजन की व्यवस्था सरकार ने या किसी न किसी स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से हम लोगों ने वहां पर करवाने की व्यवस्था करवाई। हर एक को सुरक्षा देने का कार्य हमने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया, इसलिए उत्तर प्रदेश में समस्या नहीं आई। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ कार्यक्रम अपने चलाते रहे, जैसे हमारी 119 चीनी मिलें चलती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 12,000 से अधिक ईंट भट्टे चलते रहे, जो आज भी चल रहे हैं। 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज संचालित होते रहे, जिनमें लाखों की संख्या में लोग वहां कार्य करते रहे, वे आज भी चल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के 3rd फेज में हम लोगों ने जिन उद्योगों को चलाना प्रारंभ किया है, आज वहां पे लगभग 25 लाख से अधिक जो श्रमिक और कामगार वहां पे काम कर रहा है, उसको कहीं कोई परेशानी वहां पर नहीं है। परेशानी यूपी में नहीं है, परेशानी जहां पे थोड़ी भी अनदेखी हुई या जहां पे लोगों को लगा कि वे संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, या जहां पे उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें इस संकट के समय में अपने गांव अपने घर जाना है, वहां से वे लोग जब चलना प्रारंभ किए तब ये चीजें सामने आई। लेकिन हम आभारी हैं भारत सरकार का कि जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन देकर करके सभी श्रमिकों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने में राज्य सरकारों की मदद की, और उत्तर प्रदेश को इससे काफी लाभ हुआ कि हम अपने सभी कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने में सफल हुए। जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी हम अगले 1 सप्ताह के अंदर पूरी तरह सुरक्षित ढंग से वापस लेकर लाने में सफल हो जाएंगे। योगी जी, आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद बहुत कुछ चलता रहा, कार्य मिलना चाहिए और घर में रोजगार मिलना चाहिए, गारंटी सरकार उनको देने जा रही है। ठीक, जहां तक मनरेगा के बारे में आपने कहा जी, देखिए, ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व है तो हर योजना को यशस्वी बना सकता है, लेकिन अक्षम और अकर्मण्य नेतृत्व होगा तो वह अच्छी योजना को भी मिट्टी में मिला सकता है। आज देश का यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के हाथों में है, तो स्वाभाविक रूप से हर योजना को यशस्वी बनाने की सामर्थ्य और क्षमता मोदी जी में है, और उनके यशस्वी नेतृत्व में हर तबके का व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। लेकिन इससे पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल को आपने देखा होगा, हर एक योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी, रोज एक न एक घोटाला आता था, हर रोज कुछ न कुछ लूट खसोट के नए किस्से सुनने को मिलते थे। तो ये सारी चीजें नेतृत्व पे निर्भर करता है। अच्छा सक्षम नेतृत्व है तो देश तेजी के साथ यशस्वी ढंग से आगे बढ़ता है। कोरोना संकट के दौरान पूरा देश किस तरीके से एकजुट होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, यह पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन योगी जी, अगर यही किसी अन्य सरकार, कोई अन्य स्वयं का पार्टी की नेतृत्व सरकार भी, होती, क्या स्थिति होती, कितनी अव्यवस्था अराजकता होती। यूपी में बहुत सक्षम नेतृत्व कहा जाता है, खासतौर पे जिस बहुमत के साथ आप चुन के आए, आपने सरकार बनाई, आप लगातार मजदूरों की बेहतरी के लिए उठाए गए अपने कदम बता रहे हैं,
उसके बावजूद लेबर लॉज को लेकर आपने अचानक कुछ फैसले लिए, जिसके बाद आप अपने ही लोगों की नाराजगी का शिकार हो गए। क्या यह इंपल्सिव डिसीजन था? सोच समझ कर नहीं लिया गया था? देखिए, हम लकीर का फकीर नहीं बन सकते। मुझे आज के दिन पर अपने 30 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों का और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर रहने वाले हमारे कामगार और श्रमिक हैं, इन सब के हाथ को कार्य देना है और इसके लिए आवश्यक है उद्योग चले। हमने न्यूनतम वेजेस की गारंटी उसमें दी है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की उन्हें गारंटी दी है। कम से कम यानी उन्हें अधिक से अधिक 8 घंटे तक ही आप काम ले सकते हैं, इसकी गारंटी उसके साथ हमने दी है। बंधुआ मजदूरी वहां नहीं हो सकती, इसकी गारंटी दी है। लेकिन अनावश्यक उस इंस्पेक्टर राज को और प्रशासनिक दखलंदाजी को उद्योग में जाने से रोका है, जिसके कारण उद्योग बंद होते थे। हमने उन अनावश्यक लेबर लॉ को 3 वर्ष यानी 1000 दिन के लिए सस्पेंड किया है और उद्योगों को छूट दी है कि आप उनको न्यूनतम मजदूरी देंगे, उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देंगे, उनसे 8 घंटे से अधिक काम नहीं लेंगे, उन किसी जो है किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराएंगे, बाल मजदूरी नहीं कराएंगे, महिलाओं को रात्रि की काम के शिफ्ट में नहीं उनकी मर्जी के विरुद्ध काम नहीं करवाएंगे। ये सारी चीजें उसमें देने के बाद मुझे लगता है ये श्रमिकों के हित में उठाया गया कदम है। उद्योग चलेंगे और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।